तरह की कोई भी हमारे पैरेंथेसिस नहीं होती, कोई भी ब्रैकेट्स नहीं होती, उस चीज को पाइथन कैसे नलीफाई करता है, पाइथन कैसे उसको ओवरकम करता है, वो हेल्प किसकी हेल्प से करता है? इंडेंटेशन की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन पाइथन को पता लग जाता है कि ये इफ देन एल्स वाला आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये फोर स्टेटमेंट है, या एक प्रोग्राम के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन उसे पता लग जाता है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है दैट रिप्रेजेंट्स टू पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। पूरे के पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है आपका पाइथन। फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक इफ स्टेटमेंट है, इसमें हम चेक कर रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। इसमें हम कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाते, इसमें हम एक ध्यान देंगे आप, सेमी कॉलन कॉलन हम लगाते हैं, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन। कॉलन मतलब ये दो बिंदियां जो आपको दिख रही हैं, दीज टू डॉट्स, ये जो कॉलन है आपका, इट रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन। इसमें अदरवाइज हम इफ के बाद ब्रैकेट्स लगाते थे, सी में जो भी कंडीशन होती है उसमें ब्रैकेट्स लगाते हैं, बट इसमें हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हमने स्टेटमेंट को प्रिंट करा लिया, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। तो अब आप देख सकते हैं कि इफ के बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट से पहले एक दो स्पेस दिए। ठीक है, उस स्पेस देने को हम कहते हैं इंडेंटेशन। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इफ आई राइट इट लाइक दिस, इफ उसी स्पेस में विदाउट गिविंग एनी स्पेस आई हैव रिटन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो आप देख सकते हैं इसमें एरर आ जाएगा। जब आप इसको रन करके देख लेना चाहे, test.py is greater than 2, indentation error expected an indented block। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई हमारी स्टेटमेंट होती है, ब्लॉक होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी ब्लॉक के अंदर, वो हमेशा विद स्पेस आएगी, लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये, दिस इज अ करेक्ट मेथड ऑफ इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन इसलिए आपकी पाइथन में बहुत जरूरी है। द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज प्रोग्रामर। आप एक स्पेस दो, दो दो, चार दो, दैट इज अप टू यू, बट सबको बराबर स्पेस देनी है। मान लीजिए स्प्रिंट के बाद भी एक स्टेटमेंट आती है, तो अगर आपने इसको एक स्पेस दी है, तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट को भी आप एक या एक से ज्यादा स्पेस दे सकते हैं। तो अगर हम ये प्रोग्राम दोबारा से बनाते हैं, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रिंट को हमने एक स्पेस दी है, और इस प्रोग्राम ने हमने प्रिंट को 4 स्पेसेस दी। तो ये दोनों स्टेटमेंट रन करेंगी, बट कंडीशन क्या है आपकी, कम से कम आपको एक स्पेस जरूर देंगी। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, लाइक दिस जो मैंने ऊपर दिखाया है। इफ के बाद अगर आप सीधा प्रिंट कर देते हो विदाउट एनी स्पेस, तो इट विल गिव अ सिंटैक्स एरर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये इंडेंटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब आप ये देख सकते हैं इसमें एरर क्यों आया, ये एग्जांपल देखो। अब हमने इसमें एक स्पेस यूज कर ली, इसमें हमने 4 स्पेस यूज कर ली इकट्ठा। तो अगर आप एक ब्लॉक यूज कर रहे हो, उस ब्लॉक में आपको बराबर स्पेसेस देनी जरूरी है। अगर आपने इसमें स्टेटमेंट में एक दिया, तो इसमें भी एक ही दो, ठीक है ना, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। तो दूसरा क्या है इसमें, अगर रूल हम देखें, you have to use the same number of spaces in the same block of the code, otherwise Python will give you an error। ठीक है बेटा? तो अगर आपने इस तरह की दो स्टेटमेंट इकट्ठी प्रिंट करानी है, तो दे शुड बी लाइक दिस। अगर हम इसको बिल्कुल बराबर स्पेस पे ले आए, अब देखिए आपकी मैंने दोनों लाइंस एक बराबर में ले आया विद 1 स्पेस, 1 या 2 जो भी स्पेस है, तो अब ये एरर हमारा हट जाएगा। बट अगर मैं इसको ज्यादा स्पेस दे देता हूं ऊपर वाली लाइन से, इट विल शो मी एन एरर। तो ये जो पाइथन है इंडेंटेशन के मामले में, इट इज वेरी, यू कैन से, सेंसिटिव। अगर आप इंडेंटेशन यूज नहीं करोगे, इट विल डायरेक्टली गिव यू एन एरर। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इंडेंटेशन इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? सर एक बार और बता सकते हैं सर, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। अच्छा हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं।
इंडेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि जो हम जब भी कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हैं पाइथन में, उससे पहले हम कितनी स्पेसेस देते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में हम जो इंडेंटेशन यूज करते हैं, स्पेसेस देते हैं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा रीडेबल लगे। बट पाइथन में इसका पर्पस और कुछ है। पाइथन में हम जो इंडेंटेशन या स्पेसेस देते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी इफ स्टेटमेंट है, 5 इज ग्रेटर देके फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को लिखा है। व्हाई? बिकॉज इफ स्टेटमेंट के बाद हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स शुरू हो जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो जाता है कि अगर ये कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट करे, ठीक है, तो इसकी आउटपुट ये आ जाएगी। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं विद स्पेस, अगर हम इसी प्रोग्राम को विदाउट स्पेस लिखते हैं, इट विल शो मी। हाँ जी मैडम, हाँ जी बेटा बोलो। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर, क्लियर। आवाज अब आ रही है बेटा? हाँ जी सर अब आ रही। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ ठीक है, पहले बता देता बेटा। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं अगर हम कोई भी स्पेस नहीं देते प्रोग्राम में, तो आप देख सकते हो कि जो ये आपको इंडेंटेशन एरर दे देगा, क्योंकि जो पाइथन है उसमें इंडेंटेशन हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या रीडेबिलिटी के लिए नहीं करते, इसमें हम इंडेंटेशन यूज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप जितनी नंबर ऑफ स्पेसेस देना चाहते हो दैट इज अप टू यू, बट कम से कम एक स्पेस तो आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दी तो ये भी चल जाएगा, यहाँ पे मैंने 3 स्पेस दे दी तो ये भी चल जाएगा। तो अगर हम इसके आउटपुट देखेंगे इट विल बी सेम, आउटपुट तो सेम ही आएगी, बट डिफरेंस क्या है ब्लॉक ऑफ कोड का। इसमें ब्लॉक ऑफ कोड 4 स्पेसिस के बाद होगा, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड जो शुरू होगा वो एक स्पेस के बाद होगा, ठीक है। बट अगर हम इस स्टेटमेंट में इस तरह से 2 स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं इफ ब्लॉक में, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2 फिर प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो स्पेसिस है दोनों स्टेटमेंट्स की दे वुड बी सेम, ये हमेशा सेम होनी चाहिए एक ब्लॉक के अंदर, दे शुड बी ऑलवेज सेम। दे शुड बी ऑलवेज सेम। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इस तरह से देते हैं तो ये एरर दिखा देगा इंडेंटेशन का। अगर हमने इस एरर को रिमूव करना है तो हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को बिल्कुल इस प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे ले आएंगे, सेम इंडेंटेशन होगी, आगे इसके भी एक स्पेस है, इसके भी एक स्पेस है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। तो इंडेंटेशन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को अभी भी नहीं हुआ तो मुझे बता दो। हाँ जी बेटा, इंडेंटेशन सबको क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। एनी डाउट? क्लियर? Yes, Yes, sir, next clear, we come clear. to Python. Clear? Next we come to Python comments. कमेंट्स हमने सी में भी पढ़े थे, जावा में भी पढ़े थे। कमेंट्स हम जो यूज करते हैं वो पाइथन का प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं कि ये पोर्शन क्या कर रहा है प्रोग्राम का, उसको रीडेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका जो उसकी एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट कर सके जब हम टेस्टिंग कोड चला रहे हैं। बेसिकली हम जो बेसिक आपने याद रखना है, कमेंट्स का जो पर्पस होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो यही होता है कि उसके कोड की एक्सप्लेनेशन, कि ये वाला कोड का पोर्शन क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसको आपको देखते ही प्रोग्राम पता लग जाए कि इस प्रोग्राम में हम क्या करना चाह रहे हैं, एडिशन करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, या एम्प्लॉय की सैलरी निकालना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय का इनकम टैक्स निकालना चाह रहे हैं। तो हम उसमें प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर हम कमेंट्स की हेल्प से उसको रीडेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन में हम कमेंट्स कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक कमेंट विद द हेल्प ऑफ हैश। ये हैश वाला सिंबल दिख रहा है सबको, इसकी हेल्प से हम पाइथन में कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट्स का आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपकी वही आएगी। सिर्फ कमेंट्स का पर्पस क्या होता है? कमेंट्स का पर्पस होता है कि वो हमें प्रोग्राम या पर्टिकुलर कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया दिस इज अ कमेंट, उसके आगे हैश लगा दिया। जिस भी लाइन के आगे आप हैश लगाओगे
वो लाइन कमेंट बन जाएगी। दिस इज द कमेंट। अब ये जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो जाएगा। तो आपका हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही करना है। यू कैन ऑल्सो प्लेस इट एट द एंड ऑफ द लाइन। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, इसके बाद हमने लिख दिया दिस इज अ कमेंट। अब आउटपुट पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट हमारी हेलो वर्ल्ड आ रही है, इसकी भी आउटपुट हेलो वर्ल्ड ही आएगी चाहे हम कुछ भी करें। ठीक है, तो कमेंट्स हम एक तो यूज करते हैं कि वो बताता है कि ये कोड क्या कर रहा है। इसको कई बार हम यूज करते हैं कि कुछ कोड हम चाहते हैं कि अभी ना रन करें, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उस स्टेटमेंट के आगे भी हैश लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट मैं अभी प्रोग्राम में प्रिंट ना हो, तो मैंने क्या किया, उसके आगे हैश लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या बन गई, कमेंट। मैं चाहता हूँ सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो। अगर मैं अब इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं हैश को दोबारा इसमें इसके आगे से, तो इसलिए हम कमेंट्स को यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ताकि हमारा कोड हमें देखते ही पता लग जाए ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेनेशन दे कोड की। और कई बार हम चाहते हैं कि कोई लाइन है उसको हम चाहते हैं कि अभी नहीं रन करना, हमने बाद में रन करेंगे, तो हम उसको कमेंट बना देते हैं। आउटपुट पे कमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। दूसरे होते हैं हमारे इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन का मतलब एक से ज्यादा लाइन को अगर हम कमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका तो है कि हम हर लाइन के आगे हैश लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिस इज अ कमेंट के आगे हैश लगा दिया, रिटर्न इन के आगे हैश लगा दिया, मोर देन जस्ट वन लाइन के आगे हैश लगा दिया, तो ये तीनों लाइन हमारी क्या बन गई, कमेंट्स बन गई। तो मल्टी लाइन बनाने के लिए हम एक तरीका तो है कि हर लाइन के आगे हैश लगाते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड भी है बेटा कि हम इसको यूजिंग ट्रिपल कॉमास या ट्रिपल कोट्स भी हम मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया हर एक लाइन के आगे हैश लगा दिया। एक हो सकता है कि हम ट्रिपल कॉमास या ट्रिपल कोट्स यूज करें, 3 बार डबल कॉमा, उससे हमने इसको स्टार्ट कर दिया कमेंट को, फिर जो भी कमेंट लिखना है एक से ज्यादा लाइन का वो लिख दिया, इसको फिर दोबारा से ट्रिपल कमेंट्स के साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा अनदर मेथड है टू रिप्रेजेंट अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये हमारा एक दूसरा मेथड है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कमेंट्स क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, कमेंट्स वाला पार्ट सबको क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी क्लियर है। इट्स वेरी सिंपल। एक लाइन का कमेंट देना है तो हैश लगा दो, मल्टी लाइन देना है तो हर एक लाइन के आगे हैश लगा दो, या ट्रिपल जो कोड्स हैं आपके वो यूज करके स्टार्टिंग ट्रिपल कोड और एंडिंग ट्रिपल कोड, उसमें आप कमेंट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। कोई भी किसी भी तरह का डाटा, हम चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? वेरिएबल्स में। ठीक है, तो वेरिएबल जैसे ही, वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, इट इज अ नेम असाइंड टू द मेमोरी लोकेशन जहां पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पाइथन में मैंने आपको कल एक डिफरेंस बताया था कि पाइथन क्या है आपकी, इट इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है बेटा, कल बताया था? एनीबडी, कोई भी बता दे। हाँ जी बताइए। डायनेमिक, चेंज रन टाइम, स्लो रन टाइम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर चेंज रन टाइम सर, जो स्टैटिक सर्वर कंपाइल टाइम को चेंज करके सर्वर रन टाइम। रन टाइम पे तो करती है, पर डायनेमिक टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ती। यस, स्टैटिक टाइम पे हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ती, रन टाइम पे ही हमें पता लगता है ये वेरिएबल कौन सी डाटा टाइप का है, इंटीजर है या इस पे सबसे बड़ी जो फायदा आपको पाइथन का है बेटा, पाइथन में कोई भी कमांड नहीं है डिक्लेरेशन की, हमें कोई डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे हमें सी में और जावा में डिक्लेयर करना पड़ता था
कि ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है वेरिएबल। मान लीजिए ये एग्जांपल देख लीजिए आप नीचे, इसमें हमने x इक्वल टू 5 लिख दिया सीधा, बट अगर हमें यही सेम चीज सी में या जावा में लिखनी होती तो हमें इसके आगे इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती। ये इंटीजर है तो इंट लिखते, फ्लोट है तो फ्लोट लिखते, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखते। बट जो आपका पाइथन है, पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली जब रन टाइम पे उनको पता लग जाता है कि वैल्यू देख के कि ये कौन सा है, इंटीजर है तो इंटीजर टाइप उसको एसोसिएट कर देते हैं, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम में x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू जोन को प्रिंट करेंगे तो आपकी आउटपुट 5 और जोन आ जाएगी। इसको अपने आप पता लग जाएगा, जब हम इसको रन करेंगे इंटरप्रेटर को अपने आप पता लग जाएगा कि जो x है वो इंटीजर वैल्यू है उसके अंदर और जो y है उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए हम पाइथन जो है हमारी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें रन टाइम पे ही सारा का सारा काम होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर इसमें कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती, हमें कोई वेरिएबल इसमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू इट। हम सीधा उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जबकि सी और जावा में हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता था, फिर हम उसको डेफिनेशन देते थे, उसको वैल्यू देते थे। इसमें हम सीधा वैल्यू दे सकते हैं। तो वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप and can even change the type after that. They have x is equal to 4. अब x is equal to 4 में हमने जैसे ये कमेंट दे दिया x is of type int, तो उसको अपने आप पता लग जाएगा कि ये इंटीजर टाइप का है। अब बना दिया स्ट्रिंग, तो हम एक वेरिएबल को एक से ज्यादा वैल्यू, सेम वेरिएबल को, एक हमारा x वेरिएबल है उसको हमने इंटीजर की वैल्यू भी दे दी और हमने उसको स्ट्रिंग की वैल्यू भी दे दी। तो हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो जो लास्ट वैल्यू हमने इसको दी है वो वाली वैल्यू उसको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं लास्ट वैल्यू हमने इसको क्या दी है, सैली, तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, सैली। ठीक है, तो वेरिएबल्स को कोई जरूरत नहीं है डिक्लेयर करने की, उसको आप वैल्यू देते रहो और सेम वेरिएबल को भी आप यूज कर सकते हो फॉर गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। बट दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट गुड फॉर प्रोग्रामिंग। एक पर्टिकुलर टाइप की वेरिएबल के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल के साथ आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ही दो। अगर x को 4 दिया है तो y, सैली को आप y दो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि पाइथन में वो चलेगा नहीं, पाइथन में वो चल देगा और लास्ट वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हम सिंगल कॉमा और डबल कॉमा से डिक्लेयर कर सकते हैं या उसको वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू डबल कॉमा जॉन या x इज इक्वल टू सिंगल कॉमा जॉन, इसका सेम ही मतलब है। चाहे आप डबल कॉमा से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर लो या सिंगल कॉमा से कर लो, आपकी आउटपुट हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। दो मेथड्स हैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट इज द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम आपका शॉर्ट नेम भी हो सकता है एक्स वाई, या बड़ा नाम भी हो सकता है जैसे एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वेरिएबल का नाम देने के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपका अल्फाबेट से शुरू हो, आप उसको यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अंडरस्कोर लगा के मैंने शुरू किया है माई वेरिएबल, तो ये जॉन मैंने इसको इनिशियलाइज किया। दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक या डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टू माई वेर इज इक्वल टू जॉन, ये इलीगल है, दिस इज रॉन्ग, हम ऐसे इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. वेरिएबल के नाम के अंदर हम अल्फाबेट्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए माई अंडरस्कोर वेरिएबल या माई वेर टू, बट दिस इज रॉन्ग।
माई डैश वेयर या माई स्पेस वेयर, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मैंने कल भी बताया था ये पॉइंट आपको। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आपने लोअर केस में लिखा है जस्ट लाइक दिस एज, ये अलग वेरिएबल होगा, और अगर आपने कैपिटल ए कर दिया दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल, और अगर मैंने पूरा पूरा तीनों बड़े कर दिए लेटर्स तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। लोअर केस वाले वेरिएबल को लोअर केस का वेरिएबल समझती है, कैपिटल केस वाले वेरिएबल को अलग वेरिएबल वो समझती है, ठीक है। इसलिए ये हमारे जो 4 रूल्स हैं पाइथन के वेरिएबल्स के। पहला रूल क्या है, पाइथन का नाम हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। दूसरा है पाइथन वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा है वेरिएबल का नाम है उसमें या तो अल्फाबेट्स और नंबर्स आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट्स और नंबर्स, या अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। तीसरा लास्ट है वेरिएबल नेम्स जो हैं दे आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स इसमें लीगल है, माई वेयर दिस इज ओके, माई अंडरस्कोर वेयर दिस इज ओके, अंडरस्कोर से शुरू है दिस इज ओके, माई वेयर दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। इलीगल में देखिए 2 से शुरू किया हुआ है, इट इज इलीगल, गलत है, ये एरर दिखा देगा आपको। माई वेयर माई डैश वेयर है, ये भी गलत है। माई स्पेस वेयर है, ये भी गलत है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे इट विल शो द आउटपुट लाइक दिस, डेमो वेरिएबल नेम लाइन 10 टू आ गया ना, 2 का मतलब है इनवैलिड सिंटैक्स। रिमेंबर दैट वेरिएबल नेम्स आर केसेस, ये हम बता ही चुके हैं। हमेशा ध्यान रखो कि वेरिएबल के जो नाम हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट इज असाइन वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। अब पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप यू कैन असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये 3 वेरिएबल्स हैं, मैं तीनों को इकट्ठा वैल्यू देना चाहता हूँ एक ही लाइन में। एक तरीका तो यह है कि मैं लिखूं x इज इक्वल टू ऑरेंज, y इज इक्वल टू बनाना, z इज इक्वल टू चेरी, वो मुझे अलग अलग 3 लाइन में लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि एक ही लाइन में लिख दूं तो मैंने क्या करा, x y z इज इक्वल टू ऑरेंज डबल कोट्स बनाना डबल कोट्स चेरी डबल कोट्स। तो ये पता चल जाएगा इसको पाइथन को कि जो x वैल्यू है वो किसकी है, ऑरेंज की, y वैल्यू है वो बनाना की, z वैल्यू है वो चेरी की। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, बता सकता है कोई बच्चा, क्या आउटपुट आएगी बेटा? यही आएगी सर, x इक्वल टू ऑरेंज, y इक्वल टू z इक्वल टू चेरी। x की क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट x ऑरेंज, प्रिंट y की वैल्यू आएगी बनाना, और प्रिंट z की वैल्यू आएगी चेरी, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी इस तरह से, ऑरेंज बनाना एंड चेरी, ठीक है, क्लियर है। यस। नेक्स्ट इज एंड यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। अब देखिए हमने तीनों वेरिएबल्स x y z को हमने क्या वैल्यू दे दी, ऑरेंज, तो आप तीनों वेरिएबल्स को भी एक वैल्यू दे सकते हो। अब हम प्रिंट करेंगे x y z तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स को हमने क्या वैल्यू दे दी, सेम, ठीक है। तो जो बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है पाइथन की, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर एक वेरिएबल को अलग अलग लाइन में ही वैल्यू देनी है, आप एक लाइन में भी दे सकते हो, और मल्टीपल वेरिएबल्स को आप सेम वैल्यू भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज आउटपुट वेरिएबल्स। आउटपुट वेरिएबल को आउटपुट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर टेक्स्ट और वेरिएबल को कंबाइन करना है, स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंबाइन करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्लस करैक्टर। फॉर एग्जांपल x को हमने एक स्ट्रिंग दे दिया ऑसम, इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं, पाइथन इज प्लस x, तो x की जगह क्या आ जाएगा, ऑसम, प्लस क्या कर देगा, इसको कंकैटिनेट कर देगा, इसको जोड़ देगा, ठीक है। तो प्लस करैक्टर जो हम यूज करते हैं टू ऐड वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को ये आपस में जोड़ रहा है। तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी, पाइथन इज ऑसम, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज द प्लस करैक्टर टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल x को मैंने वैल्यू दे दी पाइथन इज, y को मैंने वैल्यू दे दी ऑसम, z में मैंने x प्लस वाई कर दिया, तो आउटपुट मैंने किसको प्रिंट करा दिया, z को, तो आउटपुट क्या आएगी, पाइथन इज ऑसम। तो मैं यूजिंग डिफरेंट वेरिएबल्स भी मैं स्ट्रिंग को या कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं।
बट नंबर्स के केस में जो प्लस है वो मैथमेटिकल प्लस वाला, एडिशन वाला आपका ट्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने कल एग्जाम्पल भी किया था, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, प्रिंट x प्लस y। जब भी नंबर्स आ जाएंगे, नंबर के केस में ये एडिशन करेगा, स्ट्रिंग्स के केस में ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा, कंकैटिनेट कर देगा। ठीक है। अब अगर हम एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ जोड़ना चाहें तो ये एरर दे देगा। ठीक है। अगर हम कोशिश करते हैं कि एक नंबर को, स्ट्रिंग हमारी है जोन, इसके साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे, पाइथन विल गिव एन एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। इंटीजर और स्ट्रिंग को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। सेम डाटा टाइप्स के साथ आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा सबको? यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ वेरिएबल्स के बारे में। यस, एनी क्वेरी? हाँ जी बेटा, एनीबॉडी? कोई बात नहीं बेटा, जिसको नहीं समझ में आया यू कैन आस्क। ठीक है सर, आगे समझ। क्लियर? यस सर। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द अदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन डाटा टाइप्स। पाइथन डाटा टाइप्स में, अब जैसे सी में अलग अलग हमने डाटा टाइप्स की थी, पाइथन में भी आपकी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, वेरिएबल्स में हम डाटा स्टोर करते हैं डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए। तो पाइथन में जो हमारी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं वो हैं, टेक्स्ट के लिए या स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं str, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। न्यूमेरिक या नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। सीक्वेंस के लिए हम यूज करते हैं, इसमें ये एडिशनल हैं, these data types are not in any other programming language। ये नई डाटा टाइप है जो हमारी पाइथन में ही मिलती है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इनको बोलते हैं सीक्वेंस टाइप्स, दैट इज लिस्ट, टप्पल एंड रेंज। देन इज मैपिंग टाइप, डिक्शनरी, इसको डिक्शनरी बोलते हैं। सेट टाइप, सेट एंड फ्रोजन सेट। बुलियन, ये आपकी पहले भी पढ़ी हुई है, बुलियन मतलब बुलियन डाटा टाइप। बाइनरी, बाइनरी में आती है आपकी बाइट्स, बाइट्स एरे एंड मेमोरी भी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स है, बेटा ये माइक बंद कर दो जिसका भी ऑन है, आवाज आ रही है, प्लीज सारे बच्चे माइक ऑफ कर दो। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारी डाटा टाइप है, आप देख सकते हैं इसमें हमारी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स जो हमने पढ़ी थी सी में, जावा में, वो कौन सी थी? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल। इसमें आपके एडिशनल डाटा टाइप्स भी हैं, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, ये तीनों आपकी एक्स्ट्रा हैं, सीक्वेंस वाली, और ये हम सारी आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डाटा टाइप्स। अब किसी भी डाटा टाइप को आपने अगर चेक करना है पाइथन में कि इस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है, तो हम टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक हमने वेरिएबल लिया x, उसको वैल्यू दे दी 5। अब हम इसकी डाटा टाइप देखना चाहते हैं कि x की क्या डाटा टाइप है, तो हम क्या करेंगे? वी विल प्रिंट टाइप x। ठीक है, प्रिंट के अंदर हमने टाइप x कर दिया, तो ये हमें बता देगा कि x हमारी कौन सी डाटा टाइप का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्लास इज इंटीजर। क्लास का मतलब है इसकी जो डाटा टाइप है वो कौन सी है? दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। नेक्स्ट इज सेटिंग द डाटा टाइप। डाटा टाइप सेट करने के लिए देयर इज नो डिक्लेरेशन, सीधा हम वैल्यू असाइन करते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप आपने अगर सेट करनी है या डिफाइन करनी है, उसके लिए हम सीधा लिख देंगे x इज इक्वल टू स्ट्रिंग नेम। इंटीजर के लिए सीधा x इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू 20 लिख दिया। फ्लोट हो गया आपका डेसिमल वाला 20.5। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पता है किसी बच्चे को क्या होते हैं? हाँ जी, मैथ्स तो पढ़ा हुआ है सबने 10th में। हाँ जी बताइए, एनी बच्चा, कोई भी बच्चा बताए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं बेटा? एनीबॉडी? नंबर्स प्लस अल्फाबेट। हाँ जी, नंबर्स प्लस अल्फाबेट वाले सर। नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथ्स में होते हैं बेटा, अल्फाबेट कहाँ से आ गए? 3 प्लस आइटा, आइटा टर्म पढ़ी है? 3 प्लस आई लिखते होते थे हम, उसमें 2 पार्ट होते हैं बेटा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देयर आर टू थिंग्स, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को हम आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में, बट पाइथन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 प्लस आइटा, आइटा टर्म आपने सुनोगी, 3 प्लस आई, 4 प्लस आई, 3 प्लस 2i, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। इसमें 3 जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो आई के साथ होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम पाइथन में जो एडिशनल हमें एक न्यूमेरिक टाइप मिलती है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट। लिस्ट का मतलब है अगर हम एक से ज्यादा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हो, कोई सामान लेते हो, उसकी लिस्ट बनाते हो, ऐसे ही अगर हमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स की इकट्ठा हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको लिस्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। टप्पल भी हमारा ऐसे ही होता है, मिलता जुलता है इससे कंसेप्ट। टप्पल के लिए हम यूज करते हैं योर सर्कुलर ब्रैकेट, ये सर्कल वाली ब्रैकेट, सेमी सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, ये सिंपल ब्रैकेट आप इसको बोलते हो। रेंज, रेंज होता है जो रेंज बताता है आपकी वेरिएबल की रेंज बताता है कि वेरिएबल आप अगर हम एरे लेना चाहते हैं, एरे की रेंज क्या होगी, 0 से 6 होगी या 1 to 6 होगी, वो रेंज हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। डिक्शनरी का मतलब है मीनिंग, वैल्यू, वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब नेम है, नेम, नेम हमारा क्या हो गया, नेम इज अ वेरिएबल, वैल्यू, नेम इज अ वेरिएबल, उसको हमने वैल्यू क्या दी, जॉन। एज हमारा वेरिएबल हो गया, उसको वैल्यू हमने क्या दे दी, 36। तो डिक्शनरी हमेशा आपके एट्रीब्यूट और वैल्यू के टर्म्स में होती है। एट्रीब्यूट का मतलब है नाम और उसकी वैल्यू, नाम और उसकी वैल्यू, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ। सेट, सेट का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ आइटम्स, ये हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम फ्रोजन सेट लिख के सर्कुलर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन, बूलियन का मतलब होता है दो वैल्यूज होंगी वेरिएबल की, या तो ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी। बाइट्स का मतलब है उसको इन द फॉर्म ऑफ 0 1 रिप्रेजेंट करना कि कितनी बाइट्स वो ले रहा है। बाइट एरे, इट इज ऑल्सो अ डाटा टाइप फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे। लास्ट इज मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू का मतलब है कि कितनी मेमोरी आपका ये बाइट्स वाला ले रहा है पोर्शन। ये तीनों के तीनों जो हमारे हैं ये हमारे आ जाते हैं बाइट्स के अंदर। ठीक है, मेमोरी रेफरेंसिंग या बाइनरी टाइप्स में हमारी ये डाटा टाइप आ जाती है। ठीक है, अब अगर हमने कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप सेट करनी है तो एक्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना स्ट्रिंग के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्ट्रिंग के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर आपके दो तरीके हो गए लिखने के। एक तो है कि आप सीधा लिख दो x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड विदाउट एनी ब्रैकेट्स, विदाउट एनी फंक्शन। दूसरा मेथड है कि आप उसको विद डाटा टाइप भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद डाटा टाइप फंक्शंस। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इंटीजर का फंक्शन है, इसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू लिख दी, फ्लोट के अंदर फ्लोट, कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यू, लिस्ट के अंदर लिस्ट की वैल्यू, टप्पल के अंदर टप्पल की, रेंज के अंदर रेंज की, डिक्शनरी में डिक्शनरी की, सेट में सेट की, तो फ्रोजन सेट में फ्रोजन सेट की, बूलियन में बूलियन, बाइट्स में बाइट्स। तो इस तरह से हम स्पेसिफिकली भी उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोनों मेथड कर सकते हैं हम यूज, बट हम जो यूज करते हैं दैट इज दिस वन, सबसे ऊपर वाला मेथड, x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। हमें कोई जरूरत नहीं है स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने की। हम अगर हमें ज्यादा समझने की जरूरत है हम कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर्स। हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ, जो बेसिक डाटा टाइप है हमारी। सबसे पहले आती है हमारी इंटीजर डाटा टाइप, फिर फ्लोट, फिर कॉम्प्लेक्स। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू देम। जैसा कि बताया था कि पाइथन में जब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको अपने आप उसकी टाइप का पता लग जाता है। x इज इक्वल टू 1 है, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। 2.8 है, इसकी टाइप क्या है, फ्लोट। z इज इक्वल टू 1j है, इसकी टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और हमने अभी फंक्शन डिक्लेयर किया था कि टाइप से हमें पता लग जाता है इसकी डाटा टाइप क्या है। तो अगर हमें इसकी टाइप पता लगानी है तो हम प्रिंट कर सकते हैं टाइप x, टाइप y, टाइप z। तो ये बता देगा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स।
नाउ वी कम टू इंटीजर. इंटीजर होल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स ऑफ अनलिमिटेड लेंथ. ऑफ अनलिमिटेड लेंथ. पाइथन में बेटा हमारा जो इंटीजर होता है वो लॉन्ग इंटीजर ही होता है. जो सी में लॉन्ग इंटीजर होता है, बहुत बड़ा नंबर हम इसमें लिख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट इसमें लॉन्ग इंटीजर होता है, उसकी अनलिमिटेड लेंथ होती है. तो आप इस तरह से, ये तीनों एग्जांपल्स हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ इंटीजर. एक्स को 1 वैल्यू दे दी, या फिर इतना बड़ा नंबर दे दिया, या नेगेटिव नंबर दे दिया, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी इंटीजर. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लोट. फ्लोट का मतलब है फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये एक नंबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या एक डेसिमल या एक से ज्यादा डेसिमल भी इसमें हो सकते हैं. रियल नंबर्स भी हम इसको बोल देते हैं. x is equal to 1.10, y is equal to 1.0, minus 35.59. जब हम इनकी टाइप को प्रिंट करेंगे, they all are float. They all are float. ठीक है. Float can be scientific numbers with e. तो उसको हम साइंटिफिक नंबर्स बोल देते हैं, जैसे 12 into 10 की पावर 4, 35 into 10 की पावर 3. e का मतलब होता है 10 की पावर. जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं 35 into 10 की पावर 3. अगर हमने ये चीज फ्लोट में रिप्रेजेंट करनी है तो हम कैसे लिखेंगे? 35e3. e3 का मतलब है 10 की पावर 3. 12e4 इसका मतलब है 12 into 10 की पावर 4. माइनस 87.7 e100 इसका मतलब है माइनस 87.7 into 10 की पावर 100. ठीक है. तो साइंटिफिक नंबर्स भी हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ e. e का मतलब होता है पावर ऑफ 10. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने जैसे बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो चीजें होती हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है. रियल नंबर को हम रियल 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर के साथ हम जे लगा देते हैं. मैथ्स में हम आई लगाते हैं वैसे, बट पाइथन के अंदर हम जे यूज करते हैं. 3 + 5j, this is a complex number. 5j, this is a complex number without any real part. Minus 5j, this is a complex number with only imaginary part. रियल इसका भी 0 है. तो जब हम इसकी टाइप को प्रिंट करेंगे, ये भी हमारी क्या आ जाएगी? कॉम्प्लेक्स आ जाएगी. यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? हाँ जी बेटा, एनी डाउट टिल हेयर? इस पॉइंट तक किसी को डाउट है? हाँ जी. नहीं सर, नहीं सर. क्लियर है? इट्स वेरी सिंपल बेटा, मैथ्स की तरह ही है, बहुत सिंपल है. ये आपने सी में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बेसिक डाटा टाइप्स हैं. फिर भी किसी को अगर कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क. इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि हमें पूछ लेंगे तो सर कुछ बोलेंगे. जब आप सीख रहे होते हो बेटा, अगर आप तभी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, इसका मतलब आप या तो सो रहे हो या आपको बहुत कुछ आता है. ठीक है. तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती कि हम टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. You can ask any questions, number of questions you want. Next we come to type conversion. टाइप कन्वर्जन का मतलब है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, हम वी कैन कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर विद इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. अब ये तीनों हमारे मैथ्स के लिए यूज होते हैं. दे ऑल आर न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, सारी नंबर वाली डाटा टाइप्स हैं. तो हम इसमें एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, x को हमने 1 ले लिया, z को हमने 1j ले लिया. इसका मतलब x हमारा क्या हो गया? इट इज अ इंटीजर, y इज अ फ्लोट, z इज अ कॉम्प्लेक्स. अब मैं क्या चाहता हूं? अब मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं. अब हमारा इंटीजर क्या है? x को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं. तो मैंने क्या कर दिया? a इज इक्वल टू फ्लोट x. अब जो इस फ्लोट x का मतलब ये डेसिमल में बन जाएगा, तो इसके आउटपुट क्या आ जाएगी? 1.0. फिर मैंने क्या किया? फ्लोट को इंटीजर में कर दिया. अब y हमारा क्या था? फ्लोट. जिसको भी हम बेटा एक टाइप को दूसरी टाइप में करते हैं, तो हम जिस टाइप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो टाइप उसके आगे लिख देते हैं. जैसे x को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना था, मैंने फ्लोट लिख दिया. y जो हमारा फ्लोट था उसको मैंने इंटीजर में करना था, इंटीजर लिख दिया. और इंटीजर को अगर कॉम्प्लेक्स में करना था तो कॉम्प्लेक्स में कर दिया. तो अगर हम इनको प्रिंट करेंगे और इसके आउटपुट देखेंगे, इट विल बी लाइक दिस. जब हमने a को फ्लोट x किया तो a की वैल्यू क्या होगी? 1.0. पहले ये 1 था, इंटीजर था, अब क्या बन गया? 1.0. इसके बाद y हमारा क्या था? 2.8, फ्लोट था. इसको मैंने क्या कर दिया? y को
इंटीजर बना दिया तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2, सिर्फ उसका पॉइंट वाला पोर्शन उसने उड़ा दिया। लास्ट इज कॉम्प्लेक्स एक्स, एक्स मतलब इंटीजर, एक्स की वैल्यू क्या थी 1, 1 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में इट वुड बी 1 + 0j, ये आउटपुट आ जाएगी इसकी 0j, क्योंकि इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और जब हम इसकी टाइप प्रिंट करेंगे एबीसी की टाइप अब क्या आएगी, जो हमने कन्वर्ट कर दी, ए क्या हो गया फ्लोट, बी क्या हो गया इंटीजर, सी क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी कम टू रैंडम नंबर। पाइथन में कोई रैंडम फंक्शन नहीं होता रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, बट इसमें एक मॉड्यूल होता है बेटा, एक फंक्शन होता है इनबिल्ट जिसको हम बोलते हैं रैंडम, वो उससे हम रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से 10 के बीच में या 1 से 9 के बीच में नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, 1 से 9 के बीच में, तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा रैंडम फंक्शन को, मॉड्यूल को, इंपोर्ट रैंडम लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 to 10। अब 1 से 9 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके ये प्रिंट कर देगा। जितनी बार आप इस प्रोग्राम को रन करोगे उतनी बार अलग अलग आउटपुट आएगी, कभी वो 5 ले लेगा, कभी 2 ले लेगा, कभी 1 ले लेगा, कभी 3 ले लेगा, हर बार अलग अलग आउटपुट आएगी। ऐसे ही अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 1 to 100, तो हर बार वो 1 से लेके 99 के बीच तक अलग अलग नंबर को आउटपुट देगा। नेक्स्ट इज टाइप कास्टिंग या पाइथन कास्टिंग। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनी स्टूडेंट, कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, कोई क्वेरी नहीं है बेटा, सबको क्लियर है? ओके, हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ जी, एनी क्वेरी तो बताओ। हेलो, क्लियर है सबको? सबको ओके ओके। नेक्स्ट वी कम टू टाइप कास्टिंग या पाइथन कास्टिंग, हम इसको बोल देते हैं। कई बार होता है कि हम एक टाइप का पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल को स्पेसिफाई करना चाहते हैं दूसरे टाइप में, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग या कास्टिंग यूज कर सकते हैं। पाइथन हमारी क्या है, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये क्लासेस यूज करती है डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए। कास्टिंग इन पाइथन इज डन यूजिंग फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। इन फंक्शंस की हेल्प से, जो हमने ऊपर किया है वही चीज है बेटा जो टाइप कन्वर्जन की है। ये फंक्शंस होते हैं हमारे इंटीजर फंक्शन, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। इंटीजर क्या करेगा, आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, कोई फ्लोट है तो उसको राउंड ऑफ कर देगा होल नंबर में, स्ट्रिंग है तो उसको भी रिप्रेजेंट कर देगा होल नंबर में। फ्लोट है आपको पॉइंट्स में, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू इंटीजर 1, तो x हमेशा क्या रहेगा, इसमें आउटपुट क्या आ जाएगी 1। y इज इक्वल टू इंटीजर 2.8, 2.8 में ये क्या करेगा, होल नंबर वाला पोर्शन ले लेगा, 2 ले लेगा, 0.8 को उड़ा देगा। इंटीजर 3, 3 आपका क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है बेटा, इसमें डबल कॉमास लगी हुई हैं, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो हमेशा क्या मानी जाएगी, स्ट्रिंग। तो ये क्या कर देगा, इसकी डबल कोट्स हटा के उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेगा। ये तो हो गया इंटीजर में कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, इंटीजर टाइप कास्टिंग। फ्लोट में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फ्लोट 1, 1 को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्या आ गया 1.0। फ्लोट 2.8, ये ऑलरेडी फ्लोट में है तो आउटपुट वही आ जाएगी। फ्लोट 3, ये स्ट्रिंग में है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 3.0। 4.2 स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग हट जाएगी, क्या बन जाएगा 4.2। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, ये स्ट्रिंग है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कन्वर्जन। स्ट्रिंग कन्वर्जन में क्या होगा, हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग s1, ये ऑलरेडी s1 है तो आउटपुट स्ट्रिंग है तो आउटपुट क्या आ जाएगी s1। 2 आपका क्या है, ये इंटीजर, इंटीजर में ये क्या कर देगा, इंटीजर को ये स्ट्रिंग बना देगा, डबल कोट्स लगा देगा इसके, इसको 2 का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग ही है। ये 3.0 को भी ये सिंगल कोट या डबल कोट में 3.0 को भी स्ट्रिंग बना देगा। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग या कन्वर्टिंग ऑफ वन पर्टिकुलर वेरिएबल टाइप टू अनदर, उसको हम बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथन में वेरिएबल के सारे फंक्शंस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ बेटा। एनी डाउट टिल हियर?
हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द पाइथन इंडेंटेशन, देन इंडेंटेशन के अलावा हमने कमेंट्स किया था। कमेंट्स हमारे दो तरह के किए थे, सिंगल कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। देन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था कैसे हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं विदाउट डिक्लेरेशन। देन नेमिंग कन्वेंशन फॉर द वेरिएबल्स, then how to assign value to the multiple variables, output variables, then your data types, built-in data types, ये हमने सारी data types की थी। इसमें how we can get the data type, हमें कैसे पता लगेगा data type का, उसके लिए हम type function यूज करते हैं, कैसे हम data type को set करते हैं। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक कवर किए थे। इसमें कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है, देन वी कम टू पाइथन नंबर्स। नंबर्स में हमने तीनों तरह की न्यूमेरिक टाइप पढ़ी, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। नंबर के लिए हम इंटीजर यूज करते हैं, होल नंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव विदाउट डेसिमल। फ्लोट हम डेसिमल के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल। कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। उसको हम जे को हम इमेजिनरी पार्ट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस such as float, integer and complex. Then last is your random number. Random number के लिए हम इसमें कोई फंक्शन नहीं होता, बट हम रैंडम मॉड्यूल को यूज करके हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो these are all about your numbers. Python casting ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, बताइए, यहाँ कोई डाउट है तो मुझे बताइए बेटा, यहाँ तक। एनी डाउट यू कैन आस्क किसी भी टॉपिक में। नहीं सर। क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर सर, क्लियर। ओके ओके, तो मैं पूछूं फिर सबसे? पूछ लो सर कुछ। ओके, बताइए फिर, आप शुरू करते हैं विवेक से। हाँ जी विवेक बेटा। यस सर। हाँ जी विवेक, आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन इन पाइथन? इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है? सर इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन शुरू में फर्स्ट टॉपिक जो किया था, इंडेंटेशन। सर जिसमें हम जैसे प्रिंट से पहले हम स्पेस डालते हैं, यस, उसमें उसमें प्रिंट से पहले स्पेस डालेंगे, उसी से हाँ हमारे हाँ, जो आउटपुट आएगी हमारी। ठीक है। प्रिंट से पहले का मतलब ये है कि बेटा, प्रिंट से पहले का मतलब नहीं है इसमें, जब भी हम कोई एक ब्लॉक लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट्स का, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, इफ स्टेटमेंट है, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम 4 स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं इफ के अंदर, तो वो चारों स्टेटमेंट में जो स्पेस है दैट शुड बी इक्वल। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो स्पेस है, स्टार्टिंग स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, और इंडेंटेशन बहुत जरूरी होती है पाइथन में। पाइथन में हम इंडेंटेशन सिर्फ प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए नहीं यूज करते, इसमें जरूरी है लगानी। इंडेंटेशन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट इज रवजोत। हाँ जी रवजोत। यस सर। हाँ जी रवजोत बेटा, आप बताइए कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में? व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स इन पाइथन? कमेंट्स इन पाइथन। हाँ जी, कमेंट